हेलो लर्नर्स, आज का टॉपिक है क्लासिकल थ्योरीज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पहली थ्योरी थी आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर। इसको ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या मैक्स वेबर थ्योरी भी कहते हैं। Max Weber, as German sociologist, described a theory to operate an organization in an effective way, which is known as bureaucratic management approach or Weberian bureaucracy. मैक्स वेबर जो थे वो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जो ऑपरेट हुए ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में ऑपरेट करा सके। इसको इन्होंने नाम दिया था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच या वेबरियन ब्यूरोक्रेसी, जिसको ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं हम लोग। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। Bureaucracy is an organizational structure that is characterized by many rules, standardized process, procedure, requirements, number of desks, meticulous division of labor, responsibility, clear hierarchies and professional, almost impersonal interactions between employees. मैक्स वेबर जो थे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव वे में चल पाती है। और उस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ब्यूरोक्रेसी का मतलब था एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर जिसमें रूल्स होंगे, कुछ प्रोसेस होंगे, रेगुलेशंस होंगे, सब कुछ प्री डिसाइडेड होगा, नंबर ऑफ डेस्क कितनी होंगी, डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड होंगी, हियरकी होंगी आपस में, टॉप बॉटम ऐसे करके, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में इम्पर्सनल मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स या पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं होंगे, जो बात होंगी फॉर्मल लेवल पे होंगी। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, इसीलिए इनको फादर ब्यूरोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। He carefully analyzed functioning of church, government, military and business organizations and suggested bureaucratic structure for all the organizations. इन्होंने केयरफुली एनालाइज किया था चर्च को, गवर्नमेंट को, मिलिट्री, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, और तब इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया था। इन्होंने कुछ की फैक्टर्स या की फीचर्स पे फोकस किया था। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। इनका कहना था जो टास्क हैं, जो भी काम ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे, वो क्लियरली पता हों सबको, और जो एम्प्लॉयज़ हों वो स्किल्ड होने चाहिए, या जो आप उनको काम दोगे जब तो वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम करते करते उस चीज़ को वो स्किल्ड उसमें हो जाते हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए टास्क इन्होंने फीचर दिया था, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम को डिवाइड करना पड़ेगा हमें। फिर उन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ हियरकी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हियरकी होनी चाहिए। हियरकी का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि एक हियरकी होना चाहिए कि जो लोअर लेवल है उसको अपर लेवल कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो जो लोअर ऑफिसर है वो किसी न किसी कंट्रोल में आएगा। इसीलिए आप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हो, या 3 लेवल हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, टॉप, मिडिल एंड लोअर, कि एक हियरकी फॉलो होनी चाहिए, कि एक बॉस है, फिर उसके अंदर एक आता है, फिर उसके अंदर एक ऑफिसर आता है। तो जब तक एक प्रॉपर हियरकी फॉलो नहीं होगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हियरकी को दिया था। फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, इन्होंने कहा जो भी हम लोग बंदों को रिक्रूट करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हम लोग रख रहे हैं और ऑफिस में अपने रखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनका जो सिलेक्शन हम लोग करते हैं वो फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब था एक्सपीरियंस कितना है, जिस भी प्रोफाइल पे, जिस भी पोस्ट के लिए हम भर्ती हमने निकाली है, वैकेंसीज़ हमने निकाली हैं, तो उस पर जो भी बंदा इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है उसका सिलेक्शन किस बेस पे करना है, एक्सपीरियंस कितना है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कितनी है उसकी, क्या जानता है वो, कॉम्पिटेंस कितना है, कैपेबल है उस जॉब को करने के लिए कि नहीं। फेवरेटिज़म वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बंदा हम इसे जानते हैं या ये हमें पसंद आया तो इसको हमने रख लिया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी फॉर्मल। ऑफिशियल रूल्स का मतलब एक ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ को ये पता हो कि उनसे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उन्हें क्या करना है। इम्पर्सनैलिटी और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, इन्होंने कहा जो डिसीजंस होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होने चाहिए रेदर देन पर्सनल रिलेशनशिप्स। यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि हमें वो बंदा पसंद है तो हमने उसको ये काम दे दिया, या हमें ये पसंद है तो हमने उसको प्रमोट कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। जो डिसीजंस होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इन कंपैरिजन टू रेदर देन कि आप पर्सनली उस बंदे से जानते तो आप बायस्ड हो रहे हो।
ट्रेंड एम्प्लॉय, इन्होंने कहा कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो आपके एम्प्लॉयज़ होने वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। तो जो भी नेसेसरी स्किल्स ज़रूरी हों, जो भी नॉलेज ज़रूरी हो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इन्होंने कहा सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन में रिटन फॉर्म में होना चाहिए, वर्बल नहीं होना चाहिए। आपको कोई डिसीजन देना है या आपको कोई वर्क आया है या कोई भी प्रोजेक्ट आया, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए ऑफिस से जुड़ी हुई। लिमिटेशंस क्या थे इस थ्योरी के? पहला था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस किया, तो वो इनकी लिमिटेशंस बन गई। इसमें फिर ये था कि जो डिसीजंस होते हैं वो अपर मैनेजमेंट ही लेगा, तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपने लेवल पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेते थे, वो डरते थे डिसीजंस को लेने में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हियरार्की फॉलो होनी चाहिए। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन रिटर्न। कोई बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉय नहीं थी, क्योंकि जब इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था, एम्प्लॉय आपस में इम्पर्सनल बात नहीं कर सकते पर्सनल लेवल पे, तो लोग उनके अंदर ये भी नहीं था कि ये मेरा कलीग, एक जो कनेक्शन एक बॉन्डिंग आती है वो बिलोंगिंगनेस भी एम्प्लॉय के अंदर नहीं थी। तो ये इनकी लिमिटेशन थी। तो मैक्स वेबर ने बस इतना सा कहा था, अगर हम जस्ट की बात करें, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब रूल्स रेगुलेशंस हियरार्की, जितने पॉइंट्स हमने पढ़े ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से ही एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन कर पाती है। तो ये थी वेबर्स की थ्योरी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में ओलिवर शेल्डन का भी कंट्रीब्यूशन आता है। ओलिवर शेल्डन ये डायरेक्टर थे राउंड्री कंपनी के न्यूयॉर्क में। ही ज्वाइन द राउंड्री कंपनी 1919 एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू बेंजामिन सीबॉम राउंड्री, और 1931 में ये अपॉइंटेड हुए एज अ जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट राउंड्री। शेल्डन आर्ग्यूज इंडस्ट्री एग्जिट्स ओनली फॉर द सर्विस ऑफ कम्युनिटी। इन्होंने कहा था कि जो भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को सर्व करने के लिए होते हैं। ठीक है, समाज को सर्व करने के लिए, उनको सेवा प्रदान करने के लिए ही सारी ये इंडस्ट्रीज होती हैं। ही एडेड ए कंसेप्ट ऑफ एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने ही एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जिसको आज हम लोग CSR के टर्म्स में बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने कहा ये कंसेप्ट इन्होंने ही ऐड किया था कि जो एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। His normative approach was able to develop for the first time to view management both a science and a philosophy. इनके अप्रोच ने, नॉर्मेटिव अप्रोच ने डेवलप किया था कि हम लोग मैनेजमेंट को देख पा रहे थे एज अ साइंस एंड फिलॉसफी के टर्म्स में। Oliver Sheldon advocated a human relation style of management that emphasized the emotional and psychological needs of employees. ऑलिवर शेल्डर ने बात बोला कि हमें जो मैनेजमेंट है जो हमारा, उनको एडवोकेट किया इन्होंने कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशन स्टाइल रखनी चाहिए। ह्यूमन रिलेशन का मतलब होता है जो कलीग्स हैं आपस में, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बात करें ताकि वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की वो फुलफिल हो पाएंगी। In 1923 his books was published titled Philosophy of Management. 1923 में उन्होंने फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक अपनी पब्लिश करी थी। फिर आते हैं मूनी एंड रेली, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में। जेम्स टी मूनी एंड एलन सी रेली वॉज एग्जीक्यूटिव एट जनरल मोटर्स। ये जनरल मोटर्स पे थे दोनों। These executives wrote a book Onward Industry 1931. इन्होंने एक बुक लिखी थी Onward Industry 1931 में, और लेटर रिवाइज्ड एंड रीनेम, फिर बाद में उसको रिवाइज किया था, नया नाम दिया था प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 1939। दे वर गिवन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, इन्होंने कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स दिए थे। पहला था कोऑर्डिनेशन। इनके अकॉर्डिंग क्या था, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस। इन्होंने कहा था ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए ग्रुप एफर्ट्स का, उससे यूनिटी आती है एक्शंस में। ये पहला प्रिंसिपल था विच इंक्लूड्स विद इन इटसेल्फ ऑल अदर प्रिंसिपल्स। इन्होंने कहा हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। जब आप ग्रुप एफर्ट्स करते हो, सब कुछ कोऑर्डिनेशन में होता है, तो वहाँ पे जो भी हम काम करते हैं उसमें यूनिटी दिखाई देती है। फिर इन्होंने बोला स्केलर प्रोसेस होना चाहिए। स्केलर प्रोसेस का मतलब हियरार्की, जो मैक्स वेबर ने प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की बोली थी वही स्केलर प्रोसेस इन्होंने भी कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन में हियरार्की फॉलो होनी चाहिए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन्होंने बोला, फंक्शनल नाम से ही पता चल रहा है फंक्शंस की बात हो रही है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने भी वही बोला डिवीज़न ऑफ वर्क,
जो हेनरी फ्यूल हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में पढ़ के आए हैं, तो जो हेनरी फ्यूल थे उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, वो उन्होंने पार्ट 1 में पढ़े। अब उस एडमिनिस्ट्रेटिव में हेनरी फ्यूल के साथ साथ और किनका किनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात वही है, बस टर्म्स अलग है। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो ये भी कह रहा है डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि हर डिपार्टमेंट को उनका काम डिवाइड करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए किसको कौन सा काम दिया गया है, कौन किस चीज़ में फील्ड में स्पेशलाइज्ड उसको वो वर्क दिया जाए, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होना चाहिए। स्टाफ फेस मोनियोरेली ने एडवाइस किया कि लाइन मैनेजमेंट भी गिवन अथॉरिटी टू गेट थिंग्स डन, लाइन मैनेजमेंट के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को कर सकें। At the same time, they recognize the duty of the staff to provide information and advice. और उन्होंने ये भी एडवाइस किया था कि जो स्टाफ होता है उसकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, क्योंकि जो एक्चुअल वर्किंग होती है वो तो ग्राउंड लेवल पे ही होती है, लोअर लेवल ही करता है इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ों को। तो जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं या जो भी प्रोडक्शन से जुड़ी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन्हें आगे पास करनी चाहिए और अपनी एडवाइस भी देते रहना चाहिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे, और साथ साथ जो लाइन मैनेजमेंट है उसको ये अथॉरिटी दी गई थी वो अपने लेवल पे चीज़ें कर सकें। फिर आए थे लूथर, गुलिक एंड लेंडल एफ उर्विक। गुलिक और उर्विक वर ग्रेट सिस्टमेटाइजर्स ऑफ द क्लासिकल अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन। गुलिक वॉज अ वेल नोन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट एंड रिफॉर्मर। जो लूथर गुलिक थे ये आपके, ये एक वेल नोन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट और रिफॉर्मर थे। Gulick was one of the trailblazers in American administrative theory. He was a professor at Columbia University when he co-authored papers on the science of administration. ये प्रोफेसर थे आपके कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पे इन्होंने एक पेपर था, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, को को-ऑथर मतलब किसी के साथ मिलके लिखा था। उर्विक वॉज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड हिस्टोरियन। जो उर्विक थे ये आपके एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, हिस्टोरियन थे। एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले थे। हिज इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन वर, इनका जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन था उसका नाम था एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1943। Greatly involved in the problems of American public administration, and they were confidants of President Franklin and advised him on variety of administrative problems. ये बहुत ज़्यादा जो अमेरिका की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके प्रॉब्लम से जुड़े हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा एडवाइस भी इन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो होती थी उनमें ये एडवाइस भी करते थे। They wrote many reports on administrative reforms and efficiency. इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और एफिशिएंसी पे बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है जो उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। इन्होंने अपना जो वर्क था वो पब्लिश किया 1937 में, और उसका नाम दिया पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Gulick's article Notes on the Theory of Organization explain the basic principle of organization named POSTCOP is an acronym for the 7 administrative functions. लूथर गुलिक का POSTCOP हम लोग सब जानते ही हैं, ये एक्रोनिम है। इन्होंने 7 एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दिए थे, और ये जो इन्होंने आर्टिकल लिखा था नोट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और जो उर्विक थे इन्होंने भी 8 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई किए थे। तो जो लूथर गुलिक थे इन्होंने POSTCOP दिया था, और जो लिंडल एफ उर्विक थे इन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब गुलिक का देख लेते हैं POSTCOP क्या है। जो गुलिक थे इन्होंने 7 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स बनाए थे। POSTCOP फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करना कि हम क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। तो P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए उसको अचीव कर सकें। एस फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब लोग, इंसानों से है, तो पर्सनल मैनेजमेंट इसमें आता था आपका। इन्होंने कहा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लोगों को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनको सेलेक्ट करना, तो ये स्टाफिंग में आएगा। तो P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D इज़ फॉर डायरेक्टिंग।
डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को डायरेक्ट करना कि उन्हें कैसे काम करना है। तो ये डिसीज़न मेकिंग से जुड़ा रहता था कि डिसीज़न मेकिंग आप लेते हो, आप ऑर्डर्स जो भी हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हो सबऑर्डिनेट्स को, ताकि जो प्लान हमने बनाया है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें। को फॉर कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो काम हो रहे हैं, जो इंटर रिलेटिंग वर्क्स हैं, वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। एक टीम वर्क होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेट करें, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करें और ये सिक्योर करें कि टीम वर्क में काम हो रहा है। आर इज़ फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की आप प्रोवाइड करवाओगे, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, तो इंफॉर्मेशन को देना, तो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करना, रिपोर्ट्स बनाना, इंस्पेक्शन करना, और ये इंफॉर्मेशन को अपवर्ड फ्लो करना, मतलब लोअर लेवल से अपर लेवल फ्लो करना ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको अवेलेबल कराया जा सके। ट्रेनिंग की कमी आ रही है तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं तो उनको मेंटेन किया जा सके। तो आर इज़ फॉर रिपोर्टिंग, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एंड लास्ट बी इज़ फॉर बजटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें आएगा कि जो भी प्लान हम बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करना है, जो गोल हम अचीव करना चाह रहे हैं, उससे बजट बनाना, कितना पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है। तो अकाउंटिंग, बजटिंग, प्रिपरेशन, ऑडिटिंग, ये सब किस में जाएगा, इसमें। तो पोस्ट कॉप जो था ये लूथर गुलिक ने दिए थे कि इनके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में ये 8 फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो होने चाहिए। फिर उर्विक्स के प्रिंसिपल्स थे, इनको देख लेते हैं। इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कुछ प्रिंसिपल्स। पहला था प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लियर गोल और पर्पस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो सुपीरियर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके वर्क के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए। हमारे नीचे वाले लेवल पे जो हमारी टीम है वो क्या कर रही है, क्या वर्क कर रही है, कहाँ तक वो काम पहुँचा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, बॉस रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल का मतलब था हियरार्कियल, एक पिरामिड होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, हियरार्की फॉलो होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब था a superior cannot supervise directly the work of more than 5 or at the most 6 subordinates whose works interlock. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक बंदे, एक आदमी के अंदर कितने लोग काम करेंगे, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इन्होंने बनाया कि एक सुपीरियर के अंदर मैक्सिमम 5 और 6, इससे ज़्यादा लोग काम नहीं कर सकते। तो एक सुपरवाइज़र सिर्फ इतनी ही लोगों को सुपरवाइज करेगा डायरेक्टली, तो इसी को स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, आपके अंदर कितने लोग आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है लिमिटिंग वंस वर्क टू अ सिंगल फंक्शन, एक लिमिट करना एक बंदे के काम को एक सिंगल फंक्शन में। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पारंगत होना, किसी चीज़ को करते करते उसमें आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। तो इनका कहना था कि हम एक काम, जब एक वर्क किसी एक बंदे को असाइन करते हैं, तो अगर हम वही चीज़ से बार बार कराएंगे तो वो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, उसको प्रैक्टिस करते करते वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो लिमिटिंग वंस वर्क टू अ सिंगल फंक्शन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, सब में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में दिया था प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, अ क्लियर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, उसका क्लियर प्रिस्क्रिप्शन होता है। हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, क्या है, कितना वर्क है। एक इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग देते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इतने